हेलो स्टूडेंट्स, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम ने बम्बई हाई कोर्ट के 14 वकीलों को जज के तौर पर अपॉइंट करने का रिकमेंडेशन दिया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें से एक नाम है राज दामोदर वाकोड़े का, जिन्हें माना जा रहा है कि वे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई के भतीजे हैं। और यद्यपि CJI ने अपने आप को इस चर्चा से खुद को अलग रखा है, लेकिन इस पर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं और सभी लोग ये जानना चाहते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम क्या वाकई निष्पक्ष और पारदर्शी है। विवाद यहीं से शुरू होता है, क्योंकि अगर आप देखें तो पिछले बहुत लंबे समय से आप देखेंगे भारत में बार बार न्यायिक नियुक्तियों में परिवारवाद का मुद्दा उठता है। जजेस के बच्चे जजेस बनते हैं, यहाँ तक कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बच्चे भी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया तक पहुँच जाते हैं। वास्तव में न्यायपालिका में अगर हम देखें तो ये मुद्दा केवल बम्बई हाई कोर्ट की नियुक्तियाँ नहीं हैं, लेकिन बम्बई हाई कोर्ट की इन नियुक्तियों ने पुनः इस मुद्दे को सबके सामने रखा है, इस पर बहस को तेज कर दिया है। कॉलेजियम सिस्टम, परिवारवाद, पारदर्शिता। आज के इस वीडियो में हम इन 3 मुद्दों पर व्यापक तौर पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। हम चर्चा करेंगे कि जजेस की नियुक्ति कैसे होती है। कॉलेजियम और NJAC का मुद्दा भी फिर से उठेगा, इस पर भी बात करेंगे। क्या विकल्प हो सकते हैं और UPSC की दृष्टि से यह टॉपिक क्यों इम्पॉर्टेंट है। और सेशन के अंत में हमेशा की तरह हम आपको अभ्यास प्रश्न भी देंगे, जिसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देते रहे हैं। शुरू करने से पहले UPSC मेंटोर पंकज सर, यह टेलीग्राम चैनल है, आप इसे ज्वाइन कर लीजिए। इस टेलीग्राम चैनल पर आपको मेरे सारे वीडियोस के लिंक्स मिल जाया करेंगे और साथ ही साथ जिनके PDFs आपको चाहिए होंगे वो मिल जाएंगे। आपके प्रीलिम्स, मेंस या इंटरव्यू की तैयारी में अगर कोई समस्या आ रही है, आप मुझे यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपके लिए हमेशा अवेलेबल हूँ। तो आगे बढ़ते हैं। जजेस की नियुक्ति कैसे होती है। सबसे पहले देखिए, संविधान में जो आर्टिकल 217 है, 217 है, वो उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के नियुक्ति के संदर्भ में है। वास्तव में प्रक्रिया क्या होती है? प्रक्रिया यह होती है कि जो हाई कोर्ट का कॉलेजियम होता है, जिसमें वहाँ के चीफ जस्टिस और 2 सीनियर मोस्ट जज होते हैं, वो वहाँ के उन लोगों की लिस्ट बनाते हैं जिन्हें वे हाई कोर्ट में जज के तौर पर अपॉइंट कराना चाहते हैं। फिर वो लिस्ट जाती है सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के कॉलेजियम में फिर से उस पर चर्चा होती है और सुप्रीम कोर्ट का कॉलेजियम जब उस पर फाइनल सहमति देता है तो यह मामला रेफर कर दिया जाता है केंद्र सरकार को। केंद्र सरकार उसकी विस्तृत जांच करती है और उसके बाद राष्ट्रपति के पास मंजूरी के लिए भेजती है और राष्ट्रपति की मंजूरी प्राप्त करने के बाद जजेस के तौर पर नियुक्ति होती है। देखिए, यहां तक तो ये सिंपल ओपन सिस्टम है, लेकिन मुद्दा कहाँ है? मुद्दा यहाँ है कि कॉलेजियम सिस्टम के ये जो परिवारवाद के मुद्दे हैं, जो ट्रांसपेरेंट ना होने के, पारदर्शी ना होने के मुद्दे हैं, उसको ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने क्या किया, वो NJAC लेकर आई, यानी कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग लेकर का एक्ट बनाया। उन्होंने एक्चुअली संविधान संशोधन किया। तो कॉलेजियम सिस्टम शुरू होता है एक्चुअली कैसे? कॉलेजियम सिस्टम की नींव पड़ती है सेकंड जजेस केस में, जो कि 1993 में आया था और उसमें कहा गया कि राष्ट्रपति को जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सलाह देते हैं, वो केवल सलाह नहीं है, राष्ट्रपति को माननी होगी। और कॉलेजियम का मतलब होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस। लेकिन थर्ड जजेस केस उसके बाद हुआ 1998 में, जिसमें कहा गया कि कॉलेजियम का मतलब होगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर मोस्ट जजेस। तो इस तरीके से कॉलेजियम अपने अस्तित्व में आया और कॉलेजियम की सलाह पर ही राष्ट्रपति को भारत में न्यायाधीशों की नियुक्ति करनी होती है। महत्वपूर्ण यह है कि जब कॉलेजियम कोई नाम भेजता है राष्ट्रपति के पास, तो राष्ट्रपति उस पर कर क्या सकते हैं? उनके पास एक ऑप्शन है रिटर्न करने का और दूसरा ऑप्शन है होल्ड करने का। डिनाई करने का ऑप्शन नहीं है। और उन्हें जब भी कोई अपॉइंटमेंट करना होगा तो कॉलेजियम के रिकमेंडेड लोगों में से ही करना होगा। वो ज़्यादा से ज़्यादा होल्ड कर सकते हैं।
इन सब समस्याओं को देखते हुए 2014 में संसद ने राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का एक्ट पारित किया संविधान संशोधन के लिए, और सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में एक सुनवाई के दौरान एनजेएसी को असंवैधानिक करार दिया और खारिज कर दिया। वास्तव में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह न्यायपालिका में कार्यपालिका और विधायिका की हस्तक्षेप है, डायरेक्ट हस्तक्षेप है। ये इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी यानी न्यायपालिका की स्वतंत्रता, जो कि हमारे संविधान के मूल ढांचे का भी अंग है, उस पर हमला है और इस तरीके का एक्ट पारित नहीं होना चाहिए। अब सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन के बाद फिर से कॉलेजियम जिस तरीके से काम कर रहा था वैसे ही वो बहाल हो गया। मुद्दा क्या है इसमें? प्रमुख मुद्दा यह है कि क्या न्यायपालिका में परिवारवाद हावी हो रहा है, क्योंकि हमने अभी अभी आपको बताया। और अगर हम देखें, क्या कॉलेजियम सिस्टम जो है वो कुछ परिवारों और बार से जुड़े जो हाई कोर्ट्स के बार एसोसिएशंस होते हैं उनसे जुड़े लोगों तक ही सीमित हो गया है, या केवल यह एक परसेप्शन है, सच नहीं है? तो वास्तव में एक नजरिया यह भी है जो कहता है कि भाई किसी की रिश्तेदारी होने से कोई अयोग्यता नहीं साबित हो जाती कि आप रिश्तेदार हैं तो आप अयोग्य ही होंगे, लेकिन जब पारदर्शिता कम होती है तो लोगों का उस पर प्रश्न उठाना लाजमी है। लोग यह जानना चाहते हैं कि क्या वास्तव में वो इतने योग्य थे जिस वजह से उनका अपॉइंटमेंट हुआ, या परिवार के होने के कारण उनका अपॉइंटमेंट हुआ। ये मुद्दा है सबसे बड़ा। तो हमारे पास ऑप्शंस क्या हैं जिससे जुडिशियल क्रेडिबिलिटी भी बनी रहे। दूसरी चीज, हमें न्यायपालिका पर जो भरोसा है उसमें और वृद्धि भी होती रहे, क्योंकि भारत में न्यायपालिका ही वो ऑर्गन है जिस पर सबसे ज़्यादा लोगों का भरोसा अभी तक बना हुआ है। तो क्या करना चाहिए? सबसे पहले रीजंस मिनट्स जो हैं उनको शामिल किया जाना चाहिए, यानी कि जो हर नाम है उसके लिखित कारण, क्यों एक्सेप्ट किया गया, उनके क्या क्वालिफिकेशंस रहे, किस वजह से उनको रिकमेंड किया गया, वो सार्वजनिक किया जाना चाहिए, पब्लिक प्लेटफॉर्म पर डालना चाहिए। दूसरा, जो मेरिट मैट्रिक्स बने वो भी सबको क्लियर पता चले कि किस मेरिट के आधार पर इनको ज्यादा प्रेफरेंस दी गई है। साफ साफ सबको पता होना चाहिए कि इनको इस कारण से चुना गया है। दूसरी चीज, न्यायपालिका में जुडिशरी में डाइवर्सिटी का एक बड़ा आरोप लगता रहा। कुछ पर्टिकुलर जाति, वर्ग और समुदाय के लोग ही बार बार जुडिशरी में आते रहे और प्रमोट होते रहे। तो यहां से भी एक मुद्दा है, जैसे महिलाओं की संख्या देखें, बहुत ही रिमार्केबली कम रही, हायर जुडिशरी में तो और कम रही। दलित समुदाय की बात करें, हमारे देश में ये मात्र दूसरे दलित चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। आप सोचिए, वुमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, आप सोच के बताइए, क्या कोई आपने देखी है भारत में? तो बेसिकली क्या है, उसके साथ साथ कुछ क्षेत्रों का प्रभाव ज्यादा है। तो ये सारी चीजों को कम करना चाहिए, जुडिशियल अपॉइंटमेंट में डाइवर्सिटी को भी बढ़ाना चाहिए। अब अगर हम देखें कि यूपीएससी के नजरिए से ये क्यों महत्वपूर्ण है, तो प्रीलिम्स में अगर आप देखें तो हाईकोर्ट जजेस की नियुक्ति की प्रक्रिया आपसे पूछी जा सकती है। आर्टिकल 217 और कॉलेजियम सिस्टम से जुड़े हुए केस, जैसे कि सेकंड जजेस केस, थर्ड जजेस केसेस के बारे में आपको पूछा जा सकता है, और एनजेएसी के वर्डिक्ट के बारे में पूछा जा सकता है। मेंस में गवर्नेंस का ये और पॉलिटी और गवर्नेंस का बहुत अच्छा मुद्दा बनता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि जो जुडिशियल इंडिपेंडेंस है और जो अकाउंटेबिलिटी है, इन पर चर्चा करने की बात की जा सकती है कॉलेजियम सिस्टम के संदर्भ में। तो आप इस पर ध्यान दीजिएगा, यह महत्वपूर्ण टॉपिक है और बार बार किसी न किसी रूप में हमारे सामने आता रहता है। तो देखिए, अगर हम फाइनली ये कहें कि कॉलेजियम सिस्टम ने न्यायपालिका की स्वतंत्रता बचा रखी है तो इस पर डाउट नहीं है, लेकिन पारदर्शिता की कमी नहीं है और इस वजह से इस पर गंभीर सवाल उठते रहे हैं। और अब समय है, या तो कॉलेजियम सिस्टम में ज़्यादा ओपननेस और अकाउंटेबिलिटी लाई जाए, या कोई ऐसे मैकेनिज्म अपनाए जाएं जहां पर संसदीय और कार्यपालिका की हिस्सेदारी भी हो। हमें ग्लोबल रेफरेंसेस भी लेने चाहिए। विश्व स्तर पर जिस प्रकार से जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स होते हैं उनको भी हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि कॉलेजियम सिस्टम अपने आप में एक यूनिक सिस्टम भी है। चलिए आगे चलते हैं, और अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन पर जाने से पहले मैं आपको ऑप्शनल सब्जेक्ट के मुद्दे पर बात करना चाहूँगा। अगर आप ऑप्शनल सब्जेक्ट को लेकर कंफ्यूज हैं और जानना चाहते हैं कि कौन सा ऑप्शनल सब्जेक्ट लें, कैसे तैयारी करें, तो देखिए मैं आपके लिए एक ऑप्शन बताता हूँ, एक बेहतर ऑप्शन बताता हूँ। एक बेहतर ऑप्शन है कि आप हिंदी साहित्य को लेकर के अपना ऑप्शनल सब्जेक्ट तैयार करें। ये वास्तव में बहुत छोटा है, पहली बात तो ये है, ये ईजी टू अंडरस्टैंड है, समझने में आसान है, और आप हिंदी माध्यम से हैं तो आपके लिए और भी आसान है। साथ ही साथ
रेलेवेंट भी है। जीएस में भी इसकी भूमिका मिल जाएगी, एसए में भी इसकी भूमिका मिल जाएगी, और आप हिंदी के अच्छी समझ रखेंगे जब आप मेंस लिख रहे होंगे। तो ये बहुत मायनों में आपके लिए लाभदायक है। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इस हिंदी साहित्य को हमारे यहाँ जो सर पढ़ा रहे हैं, विकास सिंह सर, वो बहुत अच्छे ढंग से और बहुत डिटेल में जाकर इन डेप्थ एनालिसिस करते हैं। आपने वीडियोस में इनकी एनालिसिस ज़रूर देखी होगी। तो सवाल ये है कि अगर आपको अभी तक आपने डिसाइड नहीं किया है तो अब इससे बेहतर समय नहीं हो सकता, क्योंकि स्टडी IQ पर अभी एंड ऑफ सीजन सेल चल रहा है। और इस एंड ऑफ सीजन सेल में अगस्त बैच में आपको पूरा का पूरा बैच मात्र 12,999 रुपए में दे दिया जाएगा। सिर्फ आपको ये करना है कि PK लाइव कोड का इस्तेमाल करें। मैंने हमेशा बताया है कि आप स्टडी IQ का कोई भी बैच लें, आपको PK लाइव कोड का इस्तेमाल करना है, जिससे आपको सबसे सस्ता बैच मिल जाएगा। महत्वपूर्ण ये है कि ये अगस्त बैच आपको 31 अगस्त से पहले ज्वाइन करना होगा। अगर आपको कोई डाउट हो रहा हो या कोई समस्या हो रही हो, आप मुझसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट कर सकते हैं वाया टेलीग्राम। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट एरिया पर चलते हैं, और नेक्स्ट एरिया है आज का प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कॉलेजियम सिस्टम की उत्पत्ति किसी भी संवैधानिक प्रावधान से नहीं हुई, बल्कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों से हुई है। नंबर 2, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन यानी कि NJAC को संविधान 99 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा लाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने NJAC को न्यायपालिका की स्वतंत्रता के उल्लंघन के आधार पर असंवैधानिक घोषित कर दिया था। आपको बताना है उपरोक्त में से कौन सा सही है, 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या 1, 2, 3 सभी। आप अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करके बताइएगा, और इसके साथ साथ जुड़े रहिए, क्योंकि मैं आपके साथ डेली जुड़ता हूं, हमेशा सबसे इंपॉर्टेंट करंट की न्यूज़ के साथ। थैंक यू सो मच।